बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 199 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो जब चाहता था मुझे सुला देता था और मेरी नींद के दौरान कोई दो ख्याली प्याले उठा के भरे हुए प्याले रख जाता था और उन प्यालों में जो कुछ होता था वो ना मैंने पहले चखा था और ना देखा था। भूख महसूस करने के बावजूद मैंने खाने की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। अब मैं इस काबिल हो गया था कि सोच सकूं। कमरे में वही एक लाइट उस चिराग की तरह चल रही थी जिसकी लो इंतहाई कम कर दी गई हो। यही लाइट तेज़ होती थी तो उसकी तरफ देखना नामुमकिन हो जाता था। मुझे उस शख्स का ख्याल आया जो मुझसे लाउड स्पीकर पर मुखातिब था और बाद में कमरे के अंदर आकर मुझसे बातें करता रहा था। उसने कहा था कि वो अंधेरे में देख सकता है। उसने ख़ास किस्म के शीशों वाली ऐनक का जिक्र भी किया था। वो मुझे इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट शुआओं की रोशनी में देख रहा था। सूरज की रोशनी के 7 रंग होते हैं मगर उनमें भी ये शुआएं इंसानी आंख नहीं देख सकती। मखसूस कैमरे उस रोशनी को देख लेते हैं और ऐसी फिल्में भी होती हैं जिन पर इन शुआओं से तस्वीर उतारी जा सकती है। रिमोट कंट्रोल वाले आलात इन शुआओं से काम करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त अंधेरे में वो मखसूस किस्म की रोशनी किस तरफ से आ रही थी जिसे मेरी आंख नहीं देख सकती थी। मैंने दीवार का और छत का बगौर मुआयना किया। दीवारें बिल्कुल सपाट थीं और दरवाजे में भी कोई दर्ज तक ना थी। अगर इस मखसूस रोशनी की सिर्फ एक लकीर होती या वो किसी महदूद दायरे में पड़ती तो वो शख्स मुझे पूरे कमरे में चलता फिरता नहीं देख सकता था। रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैंने छत में नस्ब वाहिद लाइट के एन नीचे जाकर देखा। ये तकरीबन 1 फुट लंबी और 8 इंच चौड़ी चौकोर लाइट थी जिसके ऊपर रोशनी को तेज करने वाला सा लगा हुआ था, लेकिन ऐसा पूरी लाइट के फ्रेम पर नहीं फैला हुआ था। एक तरफ तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी में लकीरें सी नजर आ रही थी। इन लकीरों के पीछे स्पीकर था। लाइट दीवार में चुनी हुई थी और ऐसे जाविये पर लगाई गई थी कि रोशनी सामने के हिस्से में पूरे कमरे को रोशन कर दे। इस वक्त भी रोशनी खाली हिस्से में पहुंच रही थी सिवाय उस जगह के जो लाइट के बिल्कुल नीचे थी। चिराग तले अंधेरे वाली बात थी मगर अंधेरा वही था जहां दरवाज़ा था। अगर मैं उस जगह खड़ा हो जाता तो दरवाज़ा ना खुलता और उन्हें फ़ौरन मालूम हो जाता कि मैं दरवाजे के पीछे मौजूद हूँ। फिर मेरे दिन में यके बाद दीगरे 2 ख्याल आए। एक ये कि जब रोशनी तेज़ होती है तो उसी में पोशीदा कैमरे का लेंस 180 दर्जे के जाविये पर कमरे को फोकस करता है। चुनाचे जब वो मुझसे बात कर रहा था तो किसी टीवी स्क्रीन पर मेरी तस्वीर भी देख रहा था। अभी ये लाइट आम किस्म की रोशनी थी। इतनी कम रोशनी में क्लोज सर्किट कैमरा काम नहीं कर सकता। दूसरा ख्याल ज़्यादा हौसला अफजा था। वो मखसूस रंग की रोशनी जिसमें कैमरा तारीक महसूस होता था उसी सर्च लाइट से खारिज होती होंगी। गोया उस एक सर्च लाइट के 3 फंक्शन थे। इस वक्त ये एक बल्ब की तरह चल रही थी। अगर ये तेज़ हो जाती तो क्लोज सर्किट कैमरे की फ्लैश गन का काम करती और बंद हो जाती तो इसी से वो मखसूस रोशनी खारिज होने लगती जो नज़र नहीं आती। ये दरियाफ्त करके मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कमरे का दोबारा जायज़ा लिया और उसी नतीजे पर पहुंचा कि जिंदा का सारा जादू एक लाइट में पोशीदा है। अगर मैं इसका शीशा तोड़ सकता तो शायद इसके इम्कान पर भी गौर करता मगर मैं खाली हाथ था। मेरे पास सिर्फ चीनी के 2 प्याले थे। अगर वो मैं लाइट पर कैच मारता तो लाइट का कुछ ना बिगड़ता और दोनों प्याले टूट जाते क्योंकि लाइट के ऊपर लोहे की हिफाजती जाली भी थी। इसके अलावा लाइट के टूटते ही उन्हें मालूम हो जाता और वो मुसल्ला होकर आ पहुंचते। मेरे पास सोचने की मोहलत कम थी। असूलन जागने के बाद मुझे खाने की तरफ रुजू करना चाहिए था और मैं भूख भी महसूस कर रहा था मगर मैं इस मनो सलवा को खा पी लेता तो फिर सो जाता, जबकि मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत अलर्ट और फाल महसूस कर रहा था और इस जिंदा से निकलने की कोई सूरत पैदा करने पर आमादा था। राबिया और मुहसिन के ख्याल को मैंने पीछे धकेल दिया क्योंकि उनके बारे में सोचने से ज़हन में मायूसी और इंतशार की कैफियत पैदा होती थी। इससे सिर्फ हौसला कमज़ोर होता था। अमल की कुव्वत का मनफी रद्द-ए-अमल से 2-4 होना बहुत नुकसानदेह था। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि पहले खुद आज़ादी हासिल करूँ फिर दूसरों के मुतल्लिक सोचूं। मुमकिन है शिकारी सिर्फ मुझे गिरफ्तार करके लाने में कामयाब हुए हों लेकिन दूसरे भी उनकी कैद में हैं तो एक कैदी की हैसियत से मैं उनकी रिहाई के लिए कुछ करना चाहूँ तब भी नहीं कर सकता। तरकीब फ़ौरन मेरे जहन में आ गई। मैंने खाने के प्याले को उठाया और फर्श पर कम से कम जगह पर फैला दिया। मेरा अंदाज़ा था कि ख्वाब और दवा पानी में है मगर यह अंदाज़ा गलत भी हो सकता था। चुनाचे मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। एक प्याला पानी बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने उसे ऊपर से बहा के अपने कपड़ों को भिगो लिया और ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। खाली प्यालों को अपनी जगह पर रख कर मैं उसी जगह पर लेट गया जहाँ मैंने खाने का प्याला खाली किया था। गाढ़ा सूप मेरे कपड़ों के नीचे आ गया। मैंने लाइट की तरफ पुश्त रखी और अपने भीगे हुए कपड़ों के अलावा फर्श पर गोंद की तरह चिपकने वाले सूप को रोशनी से महफूज रखने में कामयाबी हासिल की। मुझे यकीन था कि अंदर आके खाली प्याले ले जाने वाला और 2 खुराक से भरे हुए प्याले छोड़ जाने वाला ऐसे वक्त में आता होगा जब देखने वाले कैमरे की आंख से मुझे नींद में बेहोश देख लेते होंगे। अगर लाइट तेज होगी तो मेरे ख्याल की तस्दीक हो जाएगी।
मैंने सोचा और उसी पोज में बेइसो हरकत पड़ा रहा। उसी वक्त कमरा रोशनी से जगमगाने लगा। अगर जैसे यहाँ दीवारें, छत और फर्श रोशनी को जज़ब कर रहे थे, मगर मेरी आंखें उस चकाचौंध को महसूस कर सकती थी। मैंने पलट कर देखने से गुरेज किया और आंखें बंद किए लेटा रहा। यकीनन उस वक्त वो मुशाहिदा कर रहे होंगे कि उनकी दी हुई खुराक के ज़ेरिए असर मैं फिर ख्वाब गफलत में खो गया हूँ या नहीं। आखिर उनका मकसद क्या था? अगर मैं इसी तरह सोता जागता रहता तो मेरे दिन पर क्या असरात मुरतब होते। एक सलाहियत से तो मैं अब भी महरूम हो चुका था, यानी वक्त मेरे एहसास की गिरफ्त से निकल चुका था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस वक्त दिन है या रात, आज पीर है या मंगल, महीने की कौन सी तारीख है और मैं इस कैद खाने में कितने दिन गुजार चुका हूँ। रोशनी अचानक कम हुई और मेरा दिल धड़का। वो लोग मुझे बेइस पा के मुतमईन हो गए थे। अब कोई ना कोई आने वाला था और कितनी देर में इसका अंदाज़ा तो मैं नहीं कर सकता था। यह भी हो सकता था कि आने वाला मुसल्ला हो या जिस्मानी तौर पर इतना ताकतवर हरीफ साबित हो कि मैं उस पर गालिब ना आ सकूं। सिकंदर, क्या तुम इस वक्त जाग रहे हो? लाउड स्पीकर ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम इस आवाज़ को सुन सकती हो सिकंदर, वो बोला। तुम्हारा जिस्म सोया हुआ है लेकिन तुम्हारा जहन बेदार है। तुम अपनी मर्जी से एक उंगली भी नहीं हिला सकते क्योंकि तुम्हारे दिमाग का तुम्हारे जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो बहुत अजीब बातें कर रहा था और मैं उसके मफरूजात को समझने की कोशिश करने लगा। तुम वही कर सकते हो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाए, वो बोला। तुम्हारे और मेरे दरमियान आमिल व मामूल का रिश्ता है। तुम मामूल हो और मैं आमिल हूँ। तुम मेरी आवाज़ के ताबे हो। मैंने खामोशी से उसकी एक तरफा बकवास सुनना जारी रखा। अभी तक उसने सिर्फ मेरी कैफियत बयान की थी, मुझे कोई हुक्म नहीं दिया था। आखिर वो कौन था? कोई मिसमरीज़म का माहिर या माहिर नफ्सियात, जादूगर या आमिल? मैंने तुमको हिप्नोटाइज करके सोने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारा दिमाग इस नींद से निजात नहीं पा सकता। तुम अगर जागना चाहो तब भी नहीं जाग सकते। तुम्हारी ज़हनी और जिस्मानी मुज़ाहमत की कुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो दुआ तुमको दी गई थी उसने तुम्हारे शऊर को सुला दिया है, लेकिन तुम्हारा लाशऊर जाग रहा है। सिकंदर बख्त, यही वजह है कि तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो और एक एक लफ्ज़ को समझ रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैंने नींद में डूबी हुई बोझल और भारी आवाज़ में रुक रुक कर जवाब दिया। जब तुम ख्वाब देखते हो तो बहुत कुछ करते हो, वो बोला। तुम दूसरों से बातें करते हो और दूसरे भी तुमसे बहुत कुछ कहते हैं। बाज़-औक़ात आँख खुलने के बाद तुम्हें सब याद आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद तुमको ख्वाब याद नहीं आता। तुम समझते हो कि गुज़िश्ता रात तुमने ख्वाब देखा ही नहीं था। बात ये नहीं होती। तुम्हारा ज़हन सोते में कोई काम नहीं करता, सारा काम लाशऊर करता है। वह बहुत सी बातें ख्वाब बना के दिखाता है और इनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको भुलाए रखना तुम्हारे हक में बेहतर होता है। क्या यह बात तुमने समझ ली है? हाँ। तुम गलत कैसे कह सकती हो? यकीनन ऐसा ही होता है, मैंने उसी बदली हुई आवाज़ में जवाब दिया और ये साबित किया कि एक मुकम्मल तौर पर मुती हो जाने वाले मामूल की तरह मेरा अपने आमिल पर एतकाद कितना रासिख हो चुका है। वेरी गुड, वो मेरे जवाब से खुश हुआ। तुमको ये भी समझना होगा सिकंदर कि इस वक्त भी तुम मुझसे ख्वाब में खम कलाम हो। जब तुम जागोगे तो तुम्हें कोई बात याद नहीं रहेगी। इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। तुम खुद को देनी परेशानी से बचाओगे सिकंदर और मुझसे ताउन करोगे। अगर तुमने ताउन ना किया तो राबिया बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी मौत इंतहाई पुरअज़ियत होगी। तुम उसकी मौत का मंजर देखोगे तो पागल हो जाओगे। खुदा के लिए राबिया को छोड़ दो। तुम उसकी सज़ा मुझे देना चाहो तो दे लो। मैंने कहा, तुम वाकई राबिया से बहुत मोहब्बत करते हो। क्या उसकी खातिर तुम सच बोलोगे? मैं सच बोलूँगा। क्या उसके बाद तुम राबिया को छोड़ दोगे? मैंने कहा, अभी मैं कोई वादा नहीं कर सकता। वो बोला, मुझे तुम्हारे सच पर एतबार आ गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तुम मुझसे क्या मालूम करना चाहते हो? क्या तुम्हें चौधरी दिलावर उसके साथियों के कारोबार की असल नौइयत का इल्म है? वो बोला, हाँ मुझे सब मालूम है। तुम्हारे अलावा राबिया और मोहसिन को भी मालूम है? वो बोला, हम सब जानते हैं। जो बात एक को मालूम हो वो सबको मालूम होती है। तुम्हारे ख्याल में चौधरी दिलावर अपने साथियों के साथ मिलकर क्या गैर कानूनी काम कर रहा है? वो बोला, वो मुनशियात की स्मगलिंग करता है। तुम झूठ बोल रहे हो सिकंदर, तुम असल बात नहीं बता रहे हो। वो बोला, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैंने कहा, उस हीरोइन के पैकेट मेरे पास हैं। ये पैकेट तुम्हें किस तरह मिले थे? वो बोला, गामे माची के अड्डे से। मैंने कहा, वो एक जाली पीर है और मारा जा चुका है। मैंने कहा, मुझे उसकी खानकाह के तय खाने से ये पैकेट मिले थे। तुम वहाँ क्यों गए थे? यही देखने के लिए कि क्या वाकई वहाँ तय खानों से हीरोइन बाहर भेजी जाती है? मैंने कहा, तुमको ये किसने बताया था कि वो तय खाने हीरोइन के गोदाम है? मुझे मुख्तलिफ ज़राए से इतलात मिलती रहती हैं। मैंने कहा, जब मैं इंग्लैंड में ज़ेरे तालीम था तो क्या सिकंदर? वो बोला, क्या तुम्हारे वालिद ने तुमको कुछ बताया था? हाँ, उन्होंने अपना शक जाहिर किया था खत लिख कर। तुम फिर झूठ बोल रहे हो सिकंदर। वो बोला, हमें उनका कोई ऐसा खत नहीं मिला था। उनकी हिदायत पर अमल करते हुए मैंने उस खत को फ़ौरन चला दिया था। इसके अलावा तुम्हें किसने बताया था? वो बोला,
बहुत से लोग थे। एक अकाउंटेंट था गुलाम अली। मैंने कहा वो बस हादसे का शिकार हो गया था। उससे पहले मुंशी फुमांचू ने इतला दी थी। फिर मैंने डिसल्वा की गाड़ी में लाखों रुपए की हीरोइन देखी थी। ऐसा नहीं हो सकता सिकंदर। मेरी गलत बयानी ने उसे कंफ्यूज कर दिया। वो गाड़ी किसी और की होगी। डिसिल्वा का घर भी हीरोइन की स्मगलिंग का एक ठिकाना था। मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से वहां गाड़ियों की डिक्की में हीरोइन भरी हुई देखी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो हीरोइन ही थी? वो डिसिल्वा के बारे में ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि दरपर्दा उसने दूसरा कारोबार भी शुरू कर रखा था जिसकी खबर दिलावर को भी नहीं थी। मैं हीरोइन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो लोग कौन थे जो डिसिल्वा से हीरोइन ले जाते थे? वो बोला मैं उनसे किसी को नहीं जानता। अगर डिसिल्वा हादसे का शिकार ना होता तो मैं उन सब के नाम पते पूछ सकता था। वो मुझसे इसीलिए खौफजदा रहता था कि मैं सब कुछ जान चुका था। क्या तुमने उन गाड़ियों के नंबर नोट कर लिए थे? वो बोला किए तो थे मगर फिर एक नोट बुक में लिख लिए थे। मेरा ख्याल था कि वो बोगस होंगे। मैंने कहा डिसिल्वा की कार की डिक्की में कितनी हीरोइन थी? अंदाजन कितना वजन था? और वो हीरोइन कहाँ गई? वो बोला मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा हो सकता है वो पुलिस ले गई हो। वजन का भी मुझे सही अंदाजा नहीं। बहुत सी थैलियां थी 500 ग्राम और 1 किलो की। क्या तुम्हें मालूम है कि गामे शाह के अड्डे से हीरोइन कहाँ जाती थी? वो बोला मुझे अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि हीरोइन कराची पहुंचाई जाती थी। तुम उन लोगों से भी वाकिफ हो जो ये काम करते थे? वो बोला मुझे ताफू ने कुछ नाम बताए थे जो डिसिल्वा के एजेंट थे। मैंने कहा मगर ताफू भी मारा गया। वो क्या नाम थे? तुमको उनका पता मालूम होगा। नहीं। उसने कहा था कि ये सब लोग अड्डे पर पहुंचकर ट्रक से अपना अपना माल पहचान के साथ वसूल करते हैं। एक लालू खेत का बाबू मिस्त्री था, दूसरा लियारी का शाह मोहम्मद और एक कस्बा कॉलोनी खजार खान था। मेरा झूठ उसे यकीनन मुतमईन कर रहा होगा। तुम्हें याद है कि तुमने एक ट्रक तबाह कर दिया था? उसमें तो ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। वो बोला उसमें डिसिल्वा ने अपना माल घर से रखवाया था। रहमत कबाड़ी उसका एजेंट था। मैंने कहा रहमत कबाड़ी ने मरने से पहले तस्लीम किया था कि वो दिलावर के अलावा डिसिल्वा के लिए भी काम करता था और दोनों के माल का जिम्मेदार था। उसने कभी दिलावर को मालूम नहीं होने दिया था कि चोरी छुपे डिसिल्वा अपना कारोबार भी करता है। रहमत कबाड़ी को दोनों तरफ से फायदा था। ये उसने तुमको खुद बताया था? हाँ, आसानी से तो नहीं बताया था। शराफत से बता देता तो मारा क्यों जाता। मैंने कहा तुम झूठ बोल के मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो सिकंदर। मैंने तुम्हें बता दिया था कि इसका नतीजा तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। वो बोला तुमसे ज्यादा राबिया को इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। मैं राबिया की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो सच है। मैंने कर्मज़दा लहजे में कहा मैंने राबिया की झूठी कसम खाई थी मगर मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था। ऐसे मखसूस हालात में जहाँ ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो, मज़हब ने भी खराम व खलाल के फ़र्क को नज़रअंदाज करने की इजाज़त दी है। मेरा मकसद अपनी हिफाजत था और राबिया को बचाना था और उसके लिए दुश्मन को अपने सच का यकीन दिलाना ज़रूरी था। जितना झूठ मैंने बोला था उसको भी गुनाह नहीं समझा जा सकता था क्योंकि उसके बगैर निजात की तवक्को नामुमकिन थी। मैंने बहुत से झूठ उनसे भी मंसूब किए जो अब दुनिया में नहीं थे और उनके अमाल का हिसाब कुदरत के सुपुर्द हो चुका था। तब ये भी दुश्मन के खिलाफ फना व बका की जंग का एक हिस्सा था और मेरे किसी फेल को बदनीति पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता था। अगर तुम ये बात मालूम करने में कामयाब हो जाते कि गामे माची ने पीरी फकीरी की आड़ में हीरोइन का धंधा चला रखा है, मुझे ये बात मालूम थी और ये साबित भी हो गया था, उसके बाद तुम क्या करते? वो बोला मैं मालूम करता कि कराची में कौन कौन लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं, फिर हम पुलिस को बुला लेते। खुद तुम पुलिस को कैसे बुला सकते थे? सबसे पहले तुम खुद पकड़े जाते। वो बोला मैं निकल रिजवी को बताता तो वो मुझ पर यकीन करते। मैंने कहा मैं ये ना बताता कि कहाँ से बोल रहा हूँ। इसके अलावा हमारा एक दोस्त अब्दुल वदूद मंजिर एडवोकेट भी है। इंस्पेक्टर शेख भी देर ना करता ख्वाह काल गुमनाम होती। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिकंदर। वो बोला ये कारोबार पहले भी चलता था और तुम्हारे वालिद की मुखालफत के बावजूद चलता रहा। नुकसान किसे हुआ? तुमने इतनी परेशानी और मुसीबत उठा के ये बात मालूम कर ली तो कौन सा तीर मार लिया? मुजरिम तो तुम ही बने और जो कुछ तुम्हारे पास था वो सब तुमने गंवा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि दिलावर जब हीरोइन स्मगल करता है तो इस कारोबार में अकेला नहीं है, इसके मददगार एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद हैं जो मुनाफे में बराबर के शरीक हैं। उनमें पुलिस भी है जो अभी कुछ देर में यहाँ आएगी और तुमको सोते में उठा के ले जाएगी। तुम पर चोरी, डकैती, अगवा और कत्ल के कितने मुकदमात हैं, क्या इन सब की सजा फांसी से कम हो सकती है? मुजरिम तो तुम लोग हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैंने कहा और बहुत ही इत्मीनान का सांस लिया कि अपनी कोशिश से बिलाखिर एक झूठ को सच बनाने में कामयाब रहा। अब मेरे दुश्मनों को यकीन था कि मुझे उनके असल कारोबार का इल्म नहीं और मैं असले की खरीदो फरोख्त के मुतालिक कुछ नहीं जानता। उनके लिए ये अच्छा इंकशाफ था कि मुझे डिसिल्वा की वजह से हीरोइन के कारोबार का पता चला और मैं गलत राह पर चल पड़ा। डिसिल्वा ने दिलावर के एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपना कारोबार अलग चला के अच्छा नहीं किया था।
अगर उसकी ज़िंदगी में यह बात दिलावर को मालूम हो जाती तो डिसिल्वा बहुत पहले मारा जाता। उसके मरने के बाद उसकी ज़ात से मंसूब एक बुराई का इंकशाफ हो रहा था, मगर वह सज़ा की हद पार कर चुका था और उसकी खराबी इसलिए काबिल माफ़ी हो गई थी कि उसकी वजह से हमारे शुकूक व शुबात की बुनियाद गलत हो गई थी। मैं समझ रहा था कि मेरी कोशिश रायगां नहीं गई और फौरी तौर पर दुश्मन मुतमईन हो गए हैं कि इन नाहमकों से कोई खतरा नहीं जो खुद को बड़े 30 बार खां और सुराग रुसां बने फिरते हैं। तशवीश की बात मेरे लिए ये थी कि वो मुझे पुलिस के सुपुर्द करने का फैसला कर चुके थे। क्या इसका ये मतलब है कि अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे और पुलिस को मेरे बारे में बता देंगे? पुलिस भी तो उन्हीं की है और उनसे ज़्यादा मेरी दुश्मन है। लाइट एकदम बहुत कम हुई तो मैंने करवट बदली। मेरी एक साइड बिल्कुल सुन्न हो गई थी और अगर मुझे फ़ौरन उठना पड़ता तो मैं उठ नहीं सकता था। हैरत की बात यह थी कि मेरा बुखार बाकी नहीं रहा था और मेरी इस बाजू की हालत भी बेहतर थी जिसमें गोली का जख्म था। इसका मतलब यही निकाला जा सकता था कि मेरी नींद या बेहोशी में वो मुझे एंटीबायोटिक दवा के इंजेक्शन लगाते रहे थे और शायद सूप में दवाएं शामिल करते रहे थे। उनका मकसद मेरी जान बचाना नहीं था, वो बस मुझे ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए ज़िंदा रखना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को एक बाजू के सहारे पर उठाया और थोड़ी सी कोशिश के बाद सीधा बैठने में कामयाब हो गया। मेरे कपड़े नमी और गलाजत में भर गए थे, लेकिन मुझे एक उम्मीद का सहारा हासिल हो गया था। अगर खुदा ने ये उम्मीद का वसीला भी पैदा ना किया होता तो मुझे यकीन है कि मैं इस कैद खाने में किसी से कुछ कहे बगैर पागल हो जाता और दीवारों से सर फोड़ कर मर जाता। आम जिंदगी में आदमी रोशन दीवारों के दरमियान रहता है, ज़मीन की सरसब्जी और आसमान की नीलाट के दरमियान रहता है और वक्त के साथ साथ चलता है। यहाँ हर सू तारीकी का एहसास था और रोशनी इन काली दीवारों में इतनी पुरआसेब लगती थी कि खौफ आता था। ऊपर नीचे अपने चारों तरफ एक ही स्याह रंग को देखते रहने से ज़हन और आसाब पर इस आसेब का असर होने लगता था। अब मैं बेचैनी से मुंतज़िर था कि कुछ हो। तफ्तीश के अमल के बाद यकसानियत, जुमूद और खामोशी फिर मुझे खौफजदा करने लगे थे। मैं इस ख्याल से भी दूर रहना चाहता था कि मेरी उम्मीद की किरण फ़कत सराबे आरजू साबित हुई तो क्या होगा। दरवाजे के पीछे हल्की सी आहट सुनकर मैं फ़ौरन लेट गया और अपना रुख यूं रखा कि मेरे कपड़े और फर्श की आलूदगी अंदर आने वाले को फ़ौरन नजर ना आए। वो सिर्फ ये देखे कि मैं आंखें बंद किए मदहोश पड़ा हूँ। मैंने आंखों को उस वक्त तक बंद रखा जब तक कोई दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं आ गया। मैं कदमों की चाह पर कान रखे लेटा रहा। आहट मेरे करीब आई, किसी ने आहिस्ता से मेरे जख्मी हाथ को ठोकर मारी। मैं दर्द की टेस को बर्दाश्त कर गया और उसी तरह पड़ा रहा। ठोकर मारने का मकसद ये अंदाज़ा करना था कि कहीं मैं मकर तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो इस वक्त भी ठोकर मारने वाले को घसीट कर गिरा सकता था। ये तो मैं समझ चुका था कि अंदर आने वाला कोई मर्द है, वो औरत नहीं जिसने पहली बार मुझे चमचे से आबे हयात पिलाया था। आखिर वो कौन थी? उसका लहजा ना मेहरबान नहीं था और अगर वो आती रहती तो शायद मेरे लिए कुछ करती। औरतों का दिल किसी को मुसीबत में देखकर निस्बतन जल्द पसीज जाता है। मुमकिन है इसी वजह से बाद में औरत को ना भेजा गया हो कि मैं जिस्मानी तवानाई की बहाली के बाद उसे काबू करने में कामयाब ना हो जाऊं। प्यालों की आवाज़ पर मैंने एक आंख खोल कर देखा। वो 2 प्याले नीचे रख चुका था और अब दोनों खाली प्याले उठा रहा था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, चुनाचे वो मुझे उठता हुआ ना देख सका। ये मेरे लिए जिंदा रहने के लिए जान की बाजी लगा देने का आखिरी मौका था और हार जीत की परवाह किए बगैर मुझे ये जुआ खेलना था। इसी एहसास ने मुझे गैर मामूली कुव्वत अता की और मैं एक जश्न में उसके ऊपर जा पड़ा। आखिरी वक्त में उसे एहसास हो गया था कि मैंने उसे धोखे में रखकर हमला कर दिया है और वो एकदम पलटा था। उठते उसका हाथ जेब की तरफ गया, मगर मैंने उसके बाजू पर लात मारी और एक हाथ मार कर उसे नीचे गिरा दिया। उसका बाजू टूट गया था। वो फर्श पर गिरा तो उसका सर बड़ी आवाज़ के साथ नीचे लगा और वो बिलबिलाया। वो 20-22 साल का नौजवान लड़का था, मगर जिस्मानी तौर पर उसकी सेहत किसी गोरीले से कम न थी। उसका कद भी 6.5 फुट के करीब था और वजन शायद 250 पाउंड से ज्यादा था। इस तनोतोष के बावजूद वो फुर्तीला था और सख्त जान भी था। वो फिर उठकर लपका और मेरी तरफ आया। मैंने झुककर उसे ऊपर उठाया और दूसरी हाथ से घुमाकर दीवार पर दे मारा। उसके फर्श पर गिरते ही मैं फिर उसके सर पर सवार हो गया। मैंने उसे उठाया तो वो शराबी की तरह झूलने लगा। मैंने उसकी जेब में हाथ डाला और रिवाल्वर निकाल लिया। अभी तुम्हारा सिर्फ एक बाजू टूटा है। मैंने रिवाल्वर का सेफ्टी केज हटाया और नाल को उसकी गर्दन पर रख दिया। उसी वार से मैं तुम्हारी गर्दन भी तोड़ सकता था। मैंने तुमको जिंदा रहने का एक मौका अता किया है। वो बिल्कुल सीधा खड़ा अपने सामने देखता रहा। उसका टूट जाने वाला बाजू मुजीका खेज तरीके पर झूल रहा था और उसे यकीनन बहुत तकलीफ थी, लेकिन वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, वो बोला। अब मैं इसके बगैर भी यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारे अलावा जो भी मेरी राह में खाइल होने की कोशिश करेगा मारा जाएगा। इस रिवॉल्वर की हर गोली से एक आदमी तो यकीनन मरेगा। तुम पर मैं गोली जाया नहीं करूंगा। तुम्हारी मदद करके भी मैं मारा जाऊंगा, वो बोला
और बाद की मौत ज्यादा तकलीफ देगी। तुम इंतजार मत करो, हाथ मारो और मन का तोड़ दो। उसकी आवाज उसके बारी बरकम वजूद के मुकाबले में बहुत पतली थी, किसी हद तक जनाना। तुम किसी को मदद के लिए पुकार नहीं रहे? मैंने हैरानी से कहा। यहाँ से कोई आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकती, वो बोला और उसने सर घुमा के सर्च लाइट की तरफ मायूसी से देखा। मैं समझ गया ये दो तरफा निजाम इस वक्त काम नहीं कर रहा। चलो तुम मदद ना करो, ये तो बता दो कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? उसने आयशा से इकरार में सर हिलाया। आखिर मैं किसी न किसी तरफ से तो आया ही था। बाहर निकलने से पहले मुझे कितने लोगों से मुकाबला दरपेश होगा? मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम, 3 आदमी भी देखे हैं मैंने और 6 भी। मेरा बस यही काम था। क्या तुम उनके साथी हो? ये बता सकते हो कि उनके नाम क्या हैं, हुलिये क्या हैं? मैंने कहा। वो एक दूसरे को नंबरों से याद करते हैं, वो बोला। मुझे एक नंबर ने बुलाया था और कहा था कि तय खाने में एक बहुत खतरनाक मुजरिम है, उसको खाना पहुंचाना है। जब भी हम कहें मैं सिर्फ एक नंबर को पहचान सकता हूँ, वो सियाफाम है, लंबे लंबे कानों वाला। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि उस्ताद पेड्रू है? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें उसके पास कौन लाया था? नंबर 1 ने मुझे चेयरिंग क्रास से उठाया था, वो बोला। वहां मैं बेरोजगार बैठा हुआ था, ड्राइवरों और खानसा माओं के साथ। उसने पूछा कि गाड़ी चला सकते हो? मैंने कहा कि हाँ। उस पर वो बोला कि गोली चला सकते हो? मैंने कहा हाँ। तो वो बोला आओ मेरे साथ, और मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ ले आया।